तो आइए डे 2 में पहले फटाफट आधे घंटे के अंदर हम खत्म कर देते हैं सारी चीजें जो थियरी की हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कल हमने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, इथिकल रिक्वायरमेंट्स देख ली, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट देख लिया, ह्यूमन रिसोर्स देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है एंड दैट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि एंगेजमेंट टीम को जब आप असाइनमेंट देते हो तो असाइनमेंट देते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं फर्म को असाइन कर देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, हर एंगेजमेंट का एक एंगेजमेंट पार्टनर होगा और फर्म को एस्टेब्लिश करनी चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर requiring that the identity and role of engagement partner are communicated to key member of client management and those charged with governance। क्लाइंट के मैनेजमेंट और those charged with governance को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर कौन एंगेजमेंट पार्टनर आ रहा है और कौन की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम आ रहे हैं। Identity and role of engagement partner are communicated to key members of client management and those charged with governance। Audit team तो भेजनी पड़ी। ओके, एंगेजमेंट पार्टनर जिसको आप चुनते हो उसके पास एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और वो उस पार्टनर को भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। यानी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज आपकी फर्म की वो होना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट हो, उसका कम्युनिकेशन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को हो, एंगेजमेंट पार्टनर अप्रोप्रिएटली कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, अथॉरिटेटिव हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो और उसे ये मालूम हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर चालू होता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ये चार चीजें सीए फाइनल में बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला कंसल्टेशन, दूसरा EQCR, तीसरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चौथा एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। मैक्सिमम टाइम आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल कम फ्रॉम हियर ओनली। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जब कर रहे हैं तो पहली बात आती है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन की हमारी क्वालिटी पॉलिसीज क्या होना चाहिए। अगर कोई डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स हैं, ऐसे मैटर जिनमें हमको कंफ्यूजन है, तो अगर कुछ ऐसे डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर हैं तो उनमें कंसल्टेशन किया जाना जरूरी है। कंसल्टेशन का डिस्कशन एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल पर होना चाहिए, चाहे विद इन फर्म हो चाहे आउटसाइड फर्म से कोई एक्सपर्ट हो, कंसल्टेशन कहीं भी हो। जरूरी नहीं है कि कंसल्टेशन सिर्फ फर्म के अंदर हो सकता है हमें बाहर के एक्सपर्ट से भी कंसल्टेशन करने की जरूरत पड़े तो हमें बाहर के बंदे से भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा एंड वी शुड। क्या होता है कंसल्टेशन से? कॉम्प्लेक्स मैटर को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है, क्वालिटी बढ़ती है और प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो कंसल्टेशन करना जरूरी है, हर मैटर के लिए नहीं, डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर के लिए। किससे? विद इन द फर्म या आउटसाइड द फर्म, आप जिससे भी करना चाहें। एंड बेनिफिट्स क्या होंगे? इट विल रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स मैटर, it will promote the quality, it improves the application of professional judgment. That is known as what? Consultation। इसी तरीके से होता है EQCR, एक्सटर्नल सॉरी
engagement quality control review. Why this engagement quality control review is there? engagement quality control review means जिसने काम किया है उसके बाद फाइनली ऑडिट पर या किसी भी एंगेजमेंट पर साइन होने से पहले एक रिव्यू पार्टनर होगा जो उसे पूरा रिव्यू करेगा, और वो जब रिव्यू करेगा उसके बाद ही क्वालिटी कंट्रोल पूरी रिव्यू होगी, उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन। तो कितना एक्सटेंट होगा EQCR का? तो सर ये तो डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट कितनी है और ऑडिट रिस्क कितनी है। अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ रिव्यू भी ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी कम है और ऑडिट रिस्क भी कम है, कोई दिक्कत नहीं। क्या EQCR मैंडेटरी है सारे ऑडिट्स के लिए? नहीं। EQCR इस वक्त मैंडेटरी है ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अब जो EQCR ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी होगा उसमें हमको क्या क्या कंसीडरेशन रखने हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी के लिए। उसमें क्या क्या शामिल होगा? पहली बात, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है पहले देखेगा कि फर्म की और एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस प्रॉपर रही कि नहीं रही, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड की थी ड्यूरिंग द ईयर और उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया गया, एंगेजमेंट टीम ने जो भी डिसीजन लिए वो मटेरियलिटी और रिस्क को देखते हुए लिए, कितनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी कितनी नहीं लगानी, तो उन्होंने जो जजमेंट लिए हैं उनके वो जजमेंट प्रोफेशनल जजमेंट रहे। जहां जहां मैटर में गड़बड़ आई क्या कंसल्टेशन किया, आपको जो भी करेक्ट मिस स्टेटमेंट मिले उनको आपने करेक्ट करवा दिया और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। क्या आपने मैटर्स को टाइम टाइम पे कम्युनिकेट किया दोस्त शायद विद गवर्नेंस के साथ? क्या वर्किंग पेपर आपके सारे काम को रिफ्लेक्ट करते हैं? और क्या आपने अप्रोप्रिएट रिपोर्ट दी? अब अगर कोई इसे रटना चाहे तो बड़ी मूर्खता हो जाएगी। मैं फिर बता इसको कैसे याद। आप आर्टिकलशिप में हैं, आप ऑडिट करते हैं, है ना? आपकी ऑडिट फाइल मेरी टेबल पे आएगी, मैं उस ऑडिट फाइल को खोलूंगा। सबसे पहले तो ये देखूंगा कि जितने लोग गए थे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे और फर्म भी इंडिपेंडेंट थे, ये तो एथिकल रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अपन लगाते हैं RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और उसके बाद लगाते हैं FAP, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सही लगाई कि नहीं लगाई? अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बेस पर हम ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। वो जजमेंट मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क के हिसाब से लिए कि नहीं? जब हम ऑडिट करते हैं, कोई भी अगर डिस्कशन होता है कॉम्प्लेक्स मैटर का, कंटेंशियस मैटर का, तो हम क्या करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस मैटर को कंसल्ट करते हैं। ओके, हमें अगर मिस स्टेटमेंट मिल गए तो उनको करेक्ट करवा लेते हैं और इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हुए तो अनकरेक्टेड रहने देते हैं। 450 में देखते हैं कि अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का टोटल मटेरियलिटी क्रॉस तो नहीं कर रहा है। समय समय पर हम मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट भी करते हैं। वर्किंग पेपर हमारे प्रॉपर होना चाहिए और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट जो है वो इशू की गई या नहीं की गई। अब मैं उल्टा चलता हूँ, सबसे पहले रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं? हाँ सर रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। क्या उसके पीछे एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन है? हाँ सर उसके पीछे एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन है। ये रिपोर्ट बनाने से पहले मैनेजमेंट ने दोस्त शायद विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया था? बोले हाँ सर किया था। ये रिपोर्ट बनाने से पहले मटेरियलिटी ऑफ द करेक्टेड और अनकरेक्टेड स्टेटमेंट चेक की थी? बोले यस की थी। कहीं डिफिकल्टी आई थी तो कंटेंशियस मैटर पे बाहर वाले से डिस्कस किया था? हाँ सर किया था। जजमेंट प्रोफेशनल थे? यस सर, जो सर।
आरएपीएफएपी प्रॉपरली लगाई गई थी, यस। इंडिपेंडेंट रहे, यस। पूरी ऑडिट प्रोसेस का रिव्यू किया है। इंडिपेंडेंस, आरएपीएफएपी, जजमेंट्स, डिस्कशंस, कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, करेक्टेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मैटर्स जो भी कम्युनिकेट करना थे वो शेयर विद गवर्नेंस को वो किए, वर्किंग पेपर प्रॉपरली बने हुए हैं और एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर दी गई है। बहुत क्लियरली ये काम हम एक्सटर्नल सॉरी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में करते हैं। और ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कब होता है? लिस्टेड एंटिटी के केस में तो होता ही है। और अगर मैं करवाना चाहूँ नॉन लिस्टेड एंटिटी के केस में तो क्या गुनाह हो जाएगा? नहीं, वो भी कर सकते हैं। कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ सकते हैं जब आप एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेंगे तो सवालों पे निकलना है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं। देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर एंड इक्यूसीआर। लेकिन जब तक वो मैटर टीम, एंगेजमेंट पार्टनर और इक्यूसीआर के बीच में रिजॉल्व नहीं हो जाता, अपन रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। और अगर एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट इन एग्रीमेंट विद इक्यूसीआर, मैटर शुड बी रिजॉल्व थ्रू एक्सटर्नल फर्म्स, एक्सटर्नल प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज। आप कहीं भी जाओ, पहले मैटर रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करने के बाद ही ओपिनियन इशू होगा। ये बात ध्यान रखी जाए। नेक्स्ट, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन ऐसे 230 में। आपके पास एक पॉलिसी और प्रोसीजर होना चाहिए कि वर्किंग पेपर जो है वो असेंबल हो जाए 60 दिन के अंदर। हर रिपोर्ट जो इशू हो उसकी सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो। आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर होनी चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, सेफगार्ड रहेंगे, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी भी कंट्रोल्ड रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी पड़े हुए हैं। पॉलिसी शुड रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोसीजर परफॉर्म बाय इक्यूसीआर। इस बात का भी डॉक्यूमेंटेशन करो कि इक्यूसीआर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म की। इक्यूसीआर कंप्लीट हो गया था रिपोर्ट इशू करने से पहले और रिव्यूअर के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि कोई अनरिजॉल्व मैटर है। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इक्यूसीआर जो हुआ है उसका भी उतना ही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। इक्यूसीआर ने कौन सी प्रोसीजर लगाई, इक्यूसीआर ने कंप्लीट कर ली रिपोर्ट इशू होने से पहले इक्यूसीआर, और इक्यूसीआर के पास कोई ऐसा अनरिजॉल्व मैटर नहीं था जिसके बिना रिपोर्ट इशू नहीं हो सकती थी। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फर्म के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो क्लाइंट से शेयर करे या ना करे। 7 साल तक अच्छी तरह से मेंटेन रखे। 7 साल कहाँ से हैं वो आप सबको मालूम है। या तो ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट या ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट। ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट से 7 साल लेने हैं, दैट वी ऑल। ओके, मेन पॉइंट क्या है? इक्यूसीआर आता ही आता है क्वेश्चन। इक्यूसीआर पे डॉक्यूमेंटेशन पे आए ना आए डजेंट मैटर। आखिरी बात आती है मॉनिटरिंग। फर्म को इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, इफिशिएंट है और कंप्लाइड विद है। इफेक्टिव और कंप्लाइड विद है। रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, इफेक्टिव है और कंप्लाइड विद है। वेरी सिंपल। हमने जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनाई है, ऐसा तो नहीं वो बहुत पुरानी हो गई है और रेलेवेंट ही नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं कि वो एडिक्वेट है। ऐसा तो नहीं कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट ही नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि उनका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ऑन गोइंग कंसिडरेशन और रिवोल्यूशन होते रहना चाहिए ऐसी पॉलिसीज का, जब चाहो तब। क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट जो है वो मॉनिटर्ड होगा बाय टेकिंग इनटू फैक्टर्स। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को मॉनिटर करना जरूरी है। और मॉनिटर करेंगे कैसे? क्या फैक्टर्स लेंगे? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स ऑल चेंजेस हैपन इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जब जब टेक्निकल स्टैंडर्ड चेंज होंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड चेंज होंगे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में चेंज आएगा। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म अप्रोप्रिएटली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। और ये जो मॉनिटरिंग है ये सीनियर एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट और ऑथराइज पार्टनर के द्वारा होनी चाहिए।
अगर कोई कंप्लेंट्स या एलिगेशन आते हैं फर्म के अगेंस्ट में, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, नॉन कंप्लायंस के, तो दे हैव टू बी टेक केयर बाय क्वालिटी कंट्रोल लीडर। एप्रोप्रिएट एक्शन जिन्होंने ब्रीच किया है उनके अगेंस्ट लिया जाना चाहिए। डिफिशियंसीज जो हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। और तो मॉनिटरिंग में और क्या होगा? पहली बात अप्रोप्रिएटली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड है। दूसरी बात चेंजेस किए गए हैं। तीसरी बात ये काम सीनियर बंदा ही देख रहा है। चौथी बात अगर कोई कंप्लेंट्स आई हैं, एलिगेशंस आए हैं फर्म के अगेंस्ट में, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, नॉन कंप्लायंस के, तो उनको कैसे कंसीडर किया गया है। अगर पाया गया कि बंदे ने गड़बड़ की थी तो ब्रीच का क्वालिटी पॉलिसी क्या है और उसको क्या एक्शन लिया गया उसके अगेंस्ट में। एंड देन डेफिशिएंसीज अगर हैं तो उन्हें सुधार दिया गया है। दिस इज नोन अंडर मॉनिटरिंग। देन कम्स क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका एसए 220 ऑब्जेक्टिव वही है। अब यहाँ हम फर्म लेवल की जगह एंगेजमेंट लेवल पे उतर आए। सेम टू सेम। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको वापस आपको बताने की जरूरत है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहां पे लीडर कौन रहता है? एक पार्टनर। यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर ही क्या बन जाता है? क्वालिटी कंट्रोल लीडर। तो जितनी क्वालिटी कंट्रोल लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म लेवल पे होती है, वही की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। Actions of engagement partner and appropriate message to the other members of engagement team in taking overall responsibility for quality in audit engagement emphasize। वही है। आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, अपने स्टाफ को, अपने असिस्टेंट्स को जाकर बताओ क्वालिटी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, क्वालिटी का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद क्वालिटी कैसे मेंटेन करूंगा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लगाऊंगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगाऊंगा, लीगल रिक्वायरमेंट लगाऊंगा, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को एडहर करके चलूंगा, ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करूंगा वो अप्रोप्रिएट करूंगा, और एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी होगी कि वो कंसर्न उठा सकें बिना किसी डर के। ये तीन चीजें तो वहीं से ही थी, ये एक नई जोड़ दी कि मेरी खुद की एंगेजमेंट टीम जो है वो बिना किसी फियर के मुझे बताती रहे आके कि सर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ मिल रही है, या हमको यहाँ दिक्कत आ रही है। क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करोगे होगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे होगी, लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे तो होगी, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो तो अपने को देखना ही है। रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है वो भी देखना है। लेकिन जो आखिरी चीज देखनी है वो क्या है? एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी कि वो कंसर्न रेज कर सके। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक ब्रश अप दे रहा हूँ आपको कि ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में आएगा। इथिकल रिक्वायरमेंट्स हम सब ने पढ़ी हुई है। एंगेजमेंट पार्टनर को इंडिपेंडेंस अश्योर करनी पड़ेगी। थ्रेड्स अगर हैं तो उनको एलिमिनेट और रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर एंगेजमेंट पार्टनर को थ्रेड्स मिलती हैं तो वो रिपोर्ट करेगा कि थ्रेड्स क्या मिली, एलिमिनेट कैसे किया, रिड्यूस कैसे किया, और अगर नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉ कर दो। कल ही पढ़ लिया था। देन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस सेम है। असाइनमेंट किसको करूं? मेरे को एंगेजमेंट पार्टनर को ये देखना चाहिए कि क्या एंगेजमेंट टीम और एक्सपर्ट कलेक्टिवली प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें आपको डायरेक्शन देना पड़ेगी, सुपरविजन देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। फिर एप्रोप्रिएट रिपोर्ट आ रही है कि नहीं देना पड़ेगा। एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन। सेम टू सेम बातें जो हमने कहा पढ़ी एसक्यूसी वन में, एज इट इज जाकर के उन्होंने कहा दे दी एसए 220 में। लेकिन अब वहां पर क्वालिटी कंट्रोल लीडर ये सब काम कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर वो सारा काम कर रहा है। EQCR में क्या क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जरा वो भी देख लो, क्योंकि एंगेजमेंट लेवल पे तो हमने देख लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर EQCR में क्या क्या होगा? EQCR डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट पार्टनर से, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को, रिव्यू करेगा
डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेगा, सिग्निफिकेंट जजमेंट को रिव्यू करेगा, कंक्लूजन जो एंगेजमेंट टीम ने लिए हैं रिव्यू करेगा, जो रिपोर्ट को कंक्लूड किया है, और ऑल्सो रिव्यू करेगा कि फॉर्म इंडिपेंडेंट रही, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन रहा, डॉक्यूमेंट पूरा हुआ। अच्छा, वहां के रिव्यू और यहाँ के रिव्यू में क्या अंतर है? सेम सेम है। सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस होंगे, ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होगी, डॉक्यूमेंटेशन देखे जाएंगे, सिग्निफिकेंट जजमेंट इवेल्युएट किए जाएंगे, कंक्लूजन एंगेजमेंट टीम ने क्या लिया, फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट में क्या आया, एंगेजमेंट टीम का वैल्यूएशन, फॉर्म की इंडिपेंडेंस का क्या है वो देखेंगे, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंटेड। जितना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है वो पूरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। दिस इज थियरेटिकली known as a 220। पूरा का पूरा रेप्लिका है, बस जहां जहां वहां पर क्वालिटी कंट्रोल लीडर वर्ड था, यहाँ एंगेजमेंट टीम है। जहां जहां वहां एंगेजमेंट वर्ड था, यहाँ ऑडिट है। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम उतर कर आती है। अब आपने डिटेल में पढ़ रखा है, इसलिए मैं अब सीधे आ रहा हूं किस पर, आपके क्वेश्चंस पर। मैंने कल आपको एक क्वेश्चंस की फाइल भेजी थी। आई सेंट यू वन क्वेश्चन फाइल। मेरा ख्याल है वो आपको मिल गई होगी, और अगर आपने उसके प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप पूरी तरह से, बेटर होगा कि आप इस फाइल को कंप्लीट करें। अभी ना करें, जैसे मैं तो अभी आपको करवा रहा हूं तो आप उसको रफ में ले लें, लेकिन मेरे करवाने के बाद यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। मेरे करवाने के बाद आप उसको फिर से करें। मतलब मैंने तो आपको करवाई दी है, आई हैव डन दैट, लेकिन आप जब एक बार फाइनली इसको होमवर्क में करेंगे, जो भी करेंगे, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? क्या हम आगे बढ़े? रेडी हो आप? चलिए, तो मैंने आपको जस्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या बोलता है? क्वेश्चन 3, एबीसी लिमिटेड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी पॉलिसी है टू एक्सेप्ट द क्लाइंट वेर इन रिस्क इवेल्युएशन is conducted with respect to company and promoter. XYZ Limited approached ABC and Associate. Promoter of XYZ Limited is a close associate and family friend of Mr. A, managing partner of ABC and Associate. XYZ Limited is news in the previous year for certain inquiries from regulatory authority in relation to certain matter. Existing auditor of XYZ Limited has resigned and has created a casual vacancy. XYZ Limited is ready to offer 25% more than existing fees and has approached ABC and Associate for appointment as an auditor. Mr. A has a strong recommendation to the firm to accept the audit. What is your understanding of the functioning of the tone at the top firm of ABC and Associate? And दूसरा, what are the consideration one should exercise to uphold the firm? दो बात उन्होंने की।
उन्होंने हमसे पूछा क्या है? सर उन्होंने हमसे दो चीजें पूछी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है फंक्शनिंग ऑफ द टोन एट द टॉप ऑफ द फर्म? फर्म के टॉप पर बैठे हुए लोगों की टोन क्या आपको क्वालिटी कंट्रोल से मैच होती हुई दिखती है? और दूसरा, व्हाट आर द कंसिडरेशन वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड अ फर्म? और फर्म को अगर अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को होल्ड करके चलना है तो फर्म को क्या क्या कंसिडरेशन में लेना चाहिए? हमने सबने पढ़ा है। क्या लिखेंगे इसमें? कि जब भी आप कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो तो while accepting and continuing the engagement ऑडिटर को या फर्म को तीन चीजें देखनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें देखनी चाहिए चलिए बताइए। इसके अंदर अपन क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे नाम। पहले तो ये डिसाइड करो कि SQC1 लिखना है कि SA200। जस्ट टेल मी फर्स्ट, आप SA220 लिखना है कि SQC1 लिखना है? पहले तो ये कंफर्म करो मुझे। क्या यहाँ पर कहीं ऑडिट वर्ड यूज हुआ? SQC लिखा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे SQC लिखा। अब SQC का कौन सा टॉपिक ले? दो टॉपिक लेना है। एक टॉपिक तो लेना है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, और दूसरा टॉपिक लेना है इथिकल रिक्वायरमेंट्स। दो टॉपिक मुझे यहाँ पे डिस्कस करना। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का मेरा जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको कहा था कि आपके पास ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन होना चाहिए जो आपको ये रीजनेबल अश्योरेंस दे कि क्या क्या कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, इंटीग्रिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम। याद आया? दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। पूरा जो आंसर आपको मॉड्यूल में दिया है, इट इज कंप्लीटली इनएप्रोप्रिएट आंसर। कंप्लीटली इनएप्रोप्रिएट आंसर। मैं फिर बोल रहा हूं, आप मॉड्यूल के आंसर न रटें। मैंने आपको एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के अंदर जो बताया और इथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो बताया, आपको वहीं जाना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था, मैं वापस आपको उस चार्ट पे लेके जाता हूं जहां हम एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस कर रहे थे। पहला पॉइंट तो ये वाला आएगा। According to SQC1, a firm before accepting an engagement should inquire vital information about the client, such as to help the firm to decide the integrity of client, promoter, and KMP, competence of the firm, capability, time, and resources, and compliance with ethical requirement. पहली बात तो ये आएगी। इसमें से दो पॉइंट कंसिडर करना पड़ेंगे। एक इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट क्योंकि न्यूज आई है, और दूसरा कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट क्योंकि फेमिलियरिटी थ्रेट है। अगर आपने यही लाइन नहीं लिखी तो आपको कौन नंबर देगा? टेल मी। एंड मुझे बताओ, आप मॉड्यूल देख लो, मॉड्यूल का आंसर देख लो, यू वोंट गेट दैट। मैं कैसे मान लूं कि आपने जो आंसर वहां दे दिया इसका TYU का वो सही है? दूसरी बात, अब आपको अगर फर्म को अपहोल्ड करना है अपनी पॉलिसीज तो क्या क्या करना चाहिए?
तो सर इसके बाद जो लिखा था ना, कहाँ पर, इंटीग्रिटी क्लाइंट की तो देखना नहीं, ये तीन चीजें तो अपन ने लिखी थी। लेकिन इसके बाद अगर आपको अपहोल्ड करना है क्वालिटी ऑफ द फर्म, तो हम क्या करेंगे, वही अपने तीन बातें, ये वाली, टॉप मैनेजमेंट की टोन क्या होना चाहिए, कमर्शियल कंसिडरेशन 25% आ गया ना, कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट बी ओवरराइडिंग द क्वालिटी, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर में कॉम्पिटेंट लोगों को लाओ, फर्म सफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज करे, आंसर ही खत्म हो गया। ये तीन चीजें और वो चार्ट मिलाकर ये आंसर है, बात खत्म हो गई। आज ये काम हो जाएगा घर पे। भाई साहब जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, ये काम आज हो जाएगा। इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज डालनी है, एक अपना चार्ट जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के शुरुआत में दिया है, और दूसरा आपको इथिकल रिक्वायरमेंट्स डालनी है, तीसरा आपको डालना है कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट बी ओवरराइडिंग द क्वालिटी डिवोशन ऑफ स्टाफ एंड सोर्सेस, ये वाली तीन चीजें डालनी, ये आंसर तब जाकर सही होगा, अभी ये गलत। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, CAM is introduced to a prospective client in social function. He assured to visit the office of M very soon in relation to professional work. During discussion over a cup of coffee next week, it is transpires that there was a search by enforcement directorate in his premise about a month back, resulting recovery of huge sum of cash. The income tax department had also searched the premise in relation to the bogus capital gains of penalty of stock. Lamenting the poor quality of services provided by his present auditor, he offers appointment as a tax auditor of his five family-owned firms to CAM in lieu of handsome fees. What are the factors to be evaluated by CAM if he want to keep up that appointment? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर अब वो आपको क्या अपॉइंट करना चाह रहा है, ऑडिटर। He want to appoint as an auditor. What are the factors to be evaluated by CAM if he want to take up an engagement? अब यहां जाकर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार यहां मैं एसेट 220 लगाऊं कि SQC1 लगाऊं। यहाँ जाकर कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे मैं एसेट 220 लगाऊं तो SQC1 लगाऊं। भाई साहब ऑडिट अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले SQC1 की पॉलिसी आपके पास है और एसिड 220 भी आपके पास है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि जब अपॉइंटमेंट ही ले रहे हैं, तो आप दोनों रेफर करके आ जाओ। यस, दोनों रेफर करके आ जाओ। कैसे रेफर करोगे मालूम, ऐसे, अकॉर्डिंग टू SQC1 और फिर SQC1 का पूरा नाम, विच इज अकॉर्डिंग टू SQC1, ये पूरा लिख दिया, विच इज फर्दर elaborated इन SC220, उसका नाम। इसके बाद आएगी अपनी वो लाइन SQC1 की, कि मैं इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखूंगा, और इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के अंदर मैं देखूंगा कि इसकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है।
अब क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो खाली मनी लॉन्ड्रिंग लिखेंगे, और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है पूरा इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट लेके आएंगे, और आखिरी में मनी लॉन्ड्रिंग आएगी, फिर उसके बाद वो अंडरलाइन होगी और उसके बाद कोरिलेट होकर कंक्लूड हो जाएगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आएगा अकॉर्डिंग टू SQC 1 एंड फर्दर इलाबोरेटेड बाय SS 220, और अपना वो चार्ट जो अपन ने पिछले उसमें बनाया जिसमें इंटीग्रिटी चेक कर रहे थे, फिर इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट चेक कर रहे थे, वहां से अपन चालू होंगे कि इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट चेक करने में हम क्या क्या चेक करते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो हम सीधे ये देखेंगे कि हवाला और वाला जो दिया हुआ था वो है, अदरवाइज अपन पूरा लेंगे, फिर कोरिलेट करके कंक्लूड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ओनली टैक्स ऑडिट मेंशन, वुड इट बी कवर्ड इन 220, और नहीं, दोनों लगा के आओ। मोक्ष, दोनों लगा के आओ। कारण क्या है, जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तब तो फर्म की पॉलिसी लग रही है, एक्सेप्ट करते वक्त ऐसे 220 आता है, तो दोनों लगा के आओ। ये मैं सिर्फ तब कह रहा हूं व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग इट। चले आगे। चल, इसके बाद आती है GVN and Associate are auditor of listed company involved in fintech sector. Okay. The engagement team is stuck up with some issue pertaining to a particular Ind AS applicable to the company. They have framed a query and sent it to ICI for expert opinion on the matter. The issue was resolved upon the receipt of expert opinion. Since expert opinion was provided by ICI, engagement team was of the view that appointment of engagement quality control reviewer has lost its relevance. Do you agree? भाई साहब, पहली बात आप ऑडिटर हो, दूसरी बात आप लिस्टेड कंपनी। सुनो 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 सुनो, गलती। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू SQC 1, पूरा नाम, एंड SS 220। कारण ऑडिट आ गया, जब जब ऑडिट आ जाए SQC 1 फर्दर इलाबोरेटेड अंडर SS 220 एंड SS 220, दोनों लिखो, दोनों लिखो, और उसके बाद लिखो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी है फॉर लिस्टेड एंटिटीज। फिर कोरिलेट करो और फिर कंक्लूड। लेकिन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में जितना आंसर ICAI ने दिया है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में जो SS 220 के अंदर मैंने आपसे बात की थी, आपको लिखना पड़ेगा। Engagement partner shall determine that EQCR is appointed, discuss significant matter arising during the audit, including identification during EQCR with the reviewer, and should not issue an audit report until completion of the EQCR. ये 3 पॉइंट जब तक नहीं आएंगे इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इस बैच का फायदा वाकई में उठाना चाहते हो तो आज रात को सोने से पहले जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत है उनको सही करो।
और अपनी कॉपी मेंटेन कर लो। मैंने आपको भेजा है, आप उसका मस्त प्रिंट आउट निकालो, उसके अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत इजी है। कर लो मेरे साथ मेहनत थोड़ी सी, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनके भरोसे तो हम नहीं रह सकते। ये जो आंसर देते हैं, ये आंसर अगर हम लिख के आएंगे ना, यही हमको नंबर नहीं देंगे। इसलिए ये बैच बहुत जरूरी है। और ये बैच मेरे पढ़ाने से मतलब नहीं है। आज अगर आपने मेरे बताई हुई चीज को नहीं लिखा, आपके पास सारी चीजें मैंने आपको सब दे दिए नोट्स, आपको अपने ऐप पे से ढूंढना है और लिखना है। और ये कॉपी जैसे आप कंप्लीट करोगे, इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा रिगार्डिंग चैप्टर 1 जो आज अपन खत्म कर रहे हैं। चलिए, समझ में आया आपको क्या लिखना है? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक काम करता हूँ मैं, रुको, आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज कर देता हूँ। लेट्स लेट्स हैव दैट। तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, है ना? इससे ऊपर वाले में मैंने आपको क्या बोला था? पहले तो मेरे को ये दे देना। एक तो मुझे ये दे देना। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये पूरा दे देना। और 3 नंबर का है, बात अलग। ये लो, मैंने ही दे दिया। तो कंप्लीट कर लोगे बावले लोगों? EQCR के बारे में मुझे यहाँ पर पूरा बात चाहिए। और कौन सी बात चाहिए EQCR के बारे में? ये वाली। उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिखो। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं रहेगा, कहाँ क्या देखना है ये मैं भी शेयर कर दूंगा। बीटा प्राइवेट लिमिटेड हैज approached a firm chartered accountant to assist them in preparation of financial statement and issue a compilation report in this regard. Does CA firm have responsibility in relation to quality control for the above engagement? अरे बाबू, अब तो अपने को जा करके सीधा लिखना पड़ेगा कि SQC1 का नाम पूरा ये है। और चूंकि नाम में ही लिखा हुआ है रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, और ये जिसके लिए हमको अपॉइंट किया गया है ये रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट है, इसके अंदर भी हमको क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉर्मुलेट भी करनी पड़ेंगी और फॉलो भी करनी पड़ेंगी। तो पहले अपन लिखेंगे किसका नाम? SQC1 का पूरा नाम लिखेंगे। और SQC1 का नाम लिखने के साथ साथ फिर हम लिखेंगे कि रिलेटेड पार्टी का जो एंगेजमेंट है वो भाई साहब यहाँ पर मैटर करेगा। और फिर हम इसको एलाबोरेट करके लिखेंगे कि भाई जो अपॉइंटमेंट दिया गया है आपके द्वारा वो अपॉइंटमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, और कंपाइलेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज पर भी SQC1 लगा। हेलो एवरीवन, सारे कुछ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? चलिए, रामानुजन सीए एक फाइनल स्टूडेंट है। वो फील कर रहे हैं कि एंगेजमेंट फाइल इन ऑडिट एंगेजमेंट शुड बी रेडी प्रायर टू इशू ऑडिट रिपोर्ट। डिस्कस वेदर रामानुजन्स व्यू इज इन ऑर्डर। भाई साहब, असेंबली के लिए 60 दिन है।
असेंबलिंग के लिए 60 डेज हैं। प्रायर टू इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट फाइल तैयार हो ये जरूरी नहीं है, 60 दिन के अंदर अंदर हम तैयार कर सकते हैं। सिंपल था। तो इसमें तो पर क्या लगाऊं, SQC 1 ही लगाना, SA 230 मत लगा देना यहाँ, क्योंकि SA 230 तो खुद ही बोलता है अकॉर्डिंग टू SQC 1। बहुत क्लियर। हाँ, SQC 1 के साथ एंड SA 220 जरूर लिख लेना, दोनों लिख के आना, कोई रिस्क नहीं लेना। अकॉर्डिंग टू कैसे लिखोगे, according to SQC 1, firm should establish the policies and procedures relating to assembling of working paper within 60 days and which should be ensured by the auditor under SA 220. Which should be ensured by the engagement partner under SA 220 that within 60 days the assembling file is there. हाँ 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 हाँ, परफेक्ट, दोनों आ गए। SQC भी डाल दो, SA 220 भी डाल दो, दोनों ही डाल। इज दैट क्लियर? चलिए। BNE and company are midst of the audit process of a listed company. कहाँ हूँ? Audit process में। किसकी? Listed company। During the course of audit, an issue arose relating to revenue from contracts with customer in terms of Ind AS 115. The engagement partner took a certain stand. However, engagement quality control reviewer recommended otherwise after review. The engagement partner is not willing to accept the recommendation of the reviewer. How can the settlement be ended? अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया। In case if the recommendation of engagement quality control reviewer are not accepted by the partner, the matter is not resolved to reviewer's satisfaction. The matter should be resolved by following established procedures of the firm, like consulting from other firm, consulting from professional body, consulting from regulatory body, and unless and until the matter is not resolved, the report cannot be issued. But this matter should always be with SA 220, क्योंकि ये ऑडिट के दौरान एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए हैं। SQC 1 भी बोल सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको सलाह लेनी चाहिए, बट ये मेनली किसका काम है? SA 220 का। SA 220 के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ अपन ने देखा था कि EQCR का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो हमको क्या करना है, SQC 1 में भी बताया था मैंने आपको, और SA 220 में भी बताया था। ये रहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसको अपने को उठाना है SQC 1 से। ऑडिट वर्ड आ जाए ना तो आप तो SQC 1 और SA 220 दोनों ही लिख दो, अपने को टेंशन नहीं रखना कि साला गड़बड़ नहीं हो जाए। ये देखो, ये पॉइंट आया, आपका काम ही क्या हो गया, खत्म। इन चार्ट्स के बाहर आप जा ही नहीं रहे हो। ये चार्ट मैंने खुद आया है, मैं हाथ से ही बनाए हुए बनाए नो कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है वो आप देख रहे हो। लेट्स मूव। NK and Company Chartered Accountant were appointed statutory auditor of Fresh Juice Limited financial year 22-23. Previous year's audit was conducted by LP and Associate. After the audit was completed and report submitted, it was found that closing balances of last financial statement 21-22 were incorrectly brought forward. तो 510 का क्वेश्चन दिया।
It was found that NKN company did not apply the audit procedure to ensure the correct opening balances have been brought forwarded to current period. Accordingly, a complaint was filed against NKN company in relation to this matter. You are required to inform that what policies are required to be implemented by NKN company for complaints and allegations required by standard on quality control. अब तो पूछा ही उसने एसक्यूसी है, तो अब अपने को ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। पूछा ही उसने क्या है, एसक्यूसी। अगर कोई कंप्लेंट्स या एलिगेशंस आते हैं तो हम क्या करें? अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट या एलिगेशंस आते हैं तो आपको सबसे पहले उस पूरे एलिगेशन और कंप्लेंट को एनालाइज करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए कि किस पर्सन की किस लैप्स के कारण ये हुआ है। ये एस्टेब्लिश करना चाहिए कि ऐसी कौन सी पॉलिसी के कोई लैकुना है क्या जिनके कारण ये प्रॉब्लम हुई। और अगर ये पता चलता है कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के लैप्सेस हैं तो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के लैप्सेस सुधारो। और अगर ये लगता है कि किसी पर्सन ने ब्रीच किया है तो क्या, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि इस बंदे ने जो है वो ब्रीच किया है। और ब्रीच करने के बाद हमें उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेना होगा। ये रहा आपका मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग के अंदर उन्होंने दिया हुआ था कि अगर कोई कंप्लेंट और एलिगेशन अगेंस्ट द फर्म एम्प्लॉय फॉर नॉन कंप्लायंस आते हैं तो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु ब्रीच्ड द क्वालिटी पॉलिसी एंड टेकिंग एक्शन ऑन डिफिशियंसीज इन डिजाइनिंग द ऑपरेशन। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है कि मॉनिटरिंग वाला पॉइंट अपने को लिखना था। वी हैव टू राइट दिस मॉनिटरिंग पॉइंट हियर। एंड मॉनिटरिंग पॉइंट को भी कहां से चालू करना चाहिए था? सिर्फ इन तीन चीजों को एलॉबरेट करके लिखना था। सिंपल। इन तीन चीजों को एलॉबरेट करके लिखना था। वेरी सिंपल। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है मालूम है? अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखना है ना। SQC 1 पूरा नाम लिख दो। फर्म शुड establish policies and procedures to address, to obtain reasonable assurance that all complaints and allegations have been responded appropriately by ensuring policies regarding, ये तीन, by ensuring the policies regarding, और ये तीन पॉइंट घुमा के लिख दी। कई बार आपको क्या होगा कि आपको चार्ट में से तीन पॉइंट याद आएंगे और आपको लगेगा कि ये तीन पॉइंट से रिलेटेड है, तो आगे ये लाइन लिख दो ना, अकॉर्डिंग टू SQC 1। काम खत्म हो गया। कुछ नहीं करना है, तीन पॉइंट लिखना है और ये ऊपर ये मुखौटा पहना दो उसको। गॉट इट एवरीवन?
आगे बढ़ूं? चलिए। Jack and Company Chartered Accountant firm was appointed as statutory auditor of Falcon Limited after ensuring the compliance with the relevant provision of Companies Act 13. Mr. J was managing partner of the aforesaid audit. अब देखो यहाँ आई गए engagement partner audit, तो ये तो पूरा ऐसे 220 है. And prior to commencement of audit, Mr. J called a meeting of the engagement team in order to direct them and assign them their responsibility. At the end of the meeting, Mr. J assigned a review responsibility to two of the engagement team members who were the most experienced amongst all for reviewing the work performed by less experienced team member. While reviewing the work performed by less experienced team member of the engagement team, what shall be considered consideration of the reviewer? रिव्यूअर को क्या क्या कंसिडरेशन लेना चाहिए? कौन सा ये क्या एक्स्ट्रा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला रिव्यू है कि ये नॉर्मल रिव्यू है? अरे पहली बात तो आप ये बताओ, ये नॉर्मल वाला रिव्यू है कि क्यूसीआर है? ये नॉर्मल वाला रिव्यू। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है और उसका क्यूसीआर सेम है फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स, तो यहाँ पे फैमिलिटी थ्रेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देयर विल बी अ फैमिलिटी थ्रेट इटसेल्फ, होगा ना, क्यों नहीं होगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। नाउ अब मैं अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को चेक करूं तो कैसे करूं? पहली बात, क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए? क्या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई? क्या लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई? सिग्निफिकेंट मैटर कंसीडरेशन में आए थे? कंसल्टेशन लेना था तो कंसल्टेशन लिया कि नहीं लिया? वर्क प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है? एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट लिए या नहीं लिए? हर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ? ये बात तो आपने कितनी ही बार पढ़ी हुई है कि एंगेजमेंट टीम के परफॉर्मेंस को जब हम इवेल्युएट करेंगे, तो एंगेजमेंट टीम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते समय हम क्या क्या देखेंगे? आपको अभी मैंने जो मेरा चार्ट है, उस चार्ट के अंदर ये आखिरी में मैंने आपको एंगेजमेंट टीम के लिए बताया कि आपको एंगेजमेंट परफॉर्मेंस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको जब देखना पड़ेगा, तो आप क्या देखोगे? ये रहा कि एक्शंस बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर। मैंने कहा था ये सारी चीजें एज इट इज हैं, यहाँ पर दो चार चीजें बदल गई। ये रहा आपका टोटल प्रॉब्लम। जब मैंने आपको डिटेल्ड बैच में, जो बच्चे यहाँ पे डिटेल्ड बैच वाले बैठे हैं उनको मैंने बताया था, तो जब आपने मेरे से डिटेल में लेक्चर पढ़े हैं, तो आपको मालूम है दैट दिस हैज टू बी रिक्वायर्ड, ये चार चीजें देखनी है। कोई बड़ी बात? देन कम्स पीक्यूआर एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनरशिप है, तीन पार्टनर्स हैं, सीएपी, सीएक्यू, सीएआर। पीक्यूआर एंड एसोसिएट आर अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड, लिस्टेड एंटिटी for financial year 22-23, and CAP is appointed as engagement partner for the audit of this issuing report. CAP asks CAR to perform the engagement quality control review and is of the view that responsibility will be reduced after the review of CAR. ओ भाई साहब, ये बात तो अपने को कूट के बता दी गई है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होने से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% भी कम नहीं होती, इसलिए सीए का कंटेंशन गलत है।
what are the aspects that need to be considered by CAR while performing the engagement quality control review? तो भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या देखेगा, क्या क्या इवेल्युएट करेगा, ये रहा हमारा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो क्या करने वाला है। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये करने वाला है। और ये कह देना कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो एक तो लिखना पड़ेगा कि कंटेंशन इज नॉट राइट। कि क्या पूछा उसने, ये गलत है। और उसके बाद ये दूसरे का आंसर ये है। हमसे गलती ये हो जाती है कि हम कोई एक एस्पेक्ट छोड़ के जाए। मैंने आपको बार बार बोला 30% टाइम तो क्वेश्चन को पढ़ने में बिताना है, और उसमें भी जो पूछा गया है उसको 2 बार देखना है। 2 बार आपको उसको देखना है, कम से कम 2 बार, तब जा करके आंसर कंप्लीट होता है। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आज आप ये कॉपी पूरी कर लेंगे मैंने जो आपको भेजी है? अगर आप ये कर लोगे ना बॉस, तो अपन ये बांध के रख देंगे। उसके बाद अगली बार जब अपन बैठेंगे ना एग्जाम के टाइम पे, अपने ही हाथ से लिखी हुई कॉपी के क्वेश्चन आंसर जब हम पढ़ेंगे ना, इट वुड गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि आपने किया हुआ है। अभी आप क्या होता है, वीडियो देखते रहते हो, बार बार वीडियो देख लेते हो, बार बार वीडियो देख लेते हो, आपको ऐसा लगता है हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जब एग्जाम टाइम पे जाते हो तो आपके हाथ में आपका किए वो कुछ भी नहीं, फिर वही वीडियो। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आएगा मजा। आइए, एपी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट आर स्टेट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्सपी लिमिटेड। For the last 4 years, XP Limited is engaged in manufacturing and marketing of FMCG goods in India. 2022-23 company has diversified and commenced providing software solutions in the area of e-commerce in India as well as in certain European countries. APN Associate, while carrying out the audit for the current financial year, came to know that company has expanded its operation into new segment as well as new geography. APN Associate does not possess a necessary expertise and infrastructure to carry out the audit of this diversified business activity, and accordingly wishes to withdraw from the engagement and client relationship. Discuss the issue that need to be addressed before deciding to withdraw. मैंने आपको कहा था कि ये बताओ कि आपके पास एक्सपर्टाइज है या नहीं। बोले साहब नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हम विद इन फॉर्म एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेंगे? और अगर हम नहीं भी कर पाए तो क्या हम बाहर के एक्सपर्ट को बुलाकर हम कर पाएंगे? अगर ये भी ना हो पाए, देन काइंडली विड्रॉ द एंगेजमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि विड्रॉ द एंगेजमेंट तो कर लेंगे, एक्सेप्ट ही क्यों किया? एक्सेप्ट ही क्यों किया? पहली बात, मेरा तो क्वेश्चन ही आ रहा है, व्हाई डिड यू एक्सेप्ट इट? चलो, एक्सेप्ट करते समय हमको लगा था कि हम डेवलप कर लेंगे या हम एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेंगे, और अब लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो फिर एक काम करो, आपको ऐसे 210 के अंदर ही प्रोसीजर दी विड्रॉल वाली, वो सब एक्सक्यूज से ही आई हैं कि पहले मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस से डिस्कस करो, फिर ये देखो कि क्या स्टेट्यूट इस बात की इजाजत देता है कि आप विड्रॉ कर लोगे, फिर आप देखो कि विड्रॉल की लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, एडीटी 3 टाइप कुछ फाइल करना पड़ेंगे।
डॉक्यूमेंट करो ये सारी चीजों को। सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये तो इस क्वेश्चन का देखा जाए तो एसक्यूसी वन से जो लेना देना है वो उतना ही है जितना ऐसे 210 से। Yeah, you have to report to authorities if required and report to the person who has appointed you. तो ऐसे 210 में अपन पढ़ ही चुके हैं। तो मोर और लेस इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन, तो पहले तो आपको एक्सक्लूसिव वन लिखना पड़ेगा, इट एलॉबरेट्स, और उसके बाद ऐसे 210 लिखकर आप ऐसे 210 भी लिख सकते हो, और वहां पर जो विड्रॉल के पॉसिबिलिटीज है वो सब यहाँ लिख दो। आप ये भी लिख सकते हो इन लाइन ऑफ SQC1, in line of SQC1 ऐसे 210 elaborated consideration for withdrawal, consideration for withdrawal दे रखे। अरे समझ में आया ओ बंधुओं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, आपको ये समझ में आ रहा है कि पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये तो पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। नॉलेज सब भरा है यहाँ पे, सब पढ़ लिया अपन ने, सारे वीडियो लेक्चर 6 6 बार देख लिया, सारी आरटीपी लगा ली, सब कुछ कर लिया, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। परफॉर्म तो तभी कर पाएंगे जब खुद परफॉर्म करेंगे, है ना? विराट कोहली की बैटिंग दिन भर देखने से आप क्रिकेट की बैटिंग नहीं सीख सकते हो। इसी तरीके से वीडियो लेक्चर पर तमाम सारी चीजें सुन लेने से आप लिखना नहीं सीख सकते हो। लिखने के लिए लिखना ही पड़ेगा। करेक्ट फोल्डर दिमाग में नहीं खुलता है, तो करेक्ट फोल्डर दिमाग में तब खुलना चालू होगा जब आप खुद लिखोगे। इतनी राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आपका करेक्ट फोल्डर खुलना चालू हो जाएगा दिमाग में। RSTN company firm of chartered accountant are auditors of listed engaged in listed company manufacturing of heavy machinery component. The auditor report for 21-22 also included report on matter listed in Caro 2020. While reporting under clause number this of said order relating to regulatory of undisputed statute used by the company, the auditor have commented that the company is generally regular in depositing the statutory dues to appropriate authority. Is this opinion is ऐसे 220? सर आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 220 ने बहुत क्लियरली बोल के रखा हुआ है कि हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और ऐसे 700 के अंदर जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत क्लियर है कि हमें ओपिनियन वेग नहीं देना है, हमें ओपिनियन बिल्कुल क्लियर देना है। और इस तरीके से जनरली रेगुलर वर्ड यूज करना जो है वो क्वालिटेटिव रिपोर्टिंग में नहीं आता। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 का वायोलेशन है, यानी ऑटोमेटिकली ऐसे 220 का भी वायोलेशन हो गया है, क्योंकि ऐसे 220 ये कहता है दैट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है एंगेजमेंट लेवल पर, वहां पर आपको सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी। और ये जो रिपोर्टिंग है ये ऐसे 700 के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप ऐसे 700 के अंदर प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप ऐसे 220 के जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को ही बीट कर रहे हैं। तो बेटा पहले लिखना पड़ेगा ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव, फिर लिखना पड़ेगा वायलेशन ऑफ ऐसे 700, फिर लिखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया गया, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए गए,
तब जाके आंसर आएगा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का आंसर परफेक्ट नहीं है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। कितनी चीजें आप इंक्लूड करोगे? ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव, साथ में उस 220 के ऑब्जेक्टिव में जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उसको अंडरलाइन करोगे। उसके बाद लिखोगे कि ये जो वेग ओपिनियन दिया गया है, इट इज नॉट इन लाइन विथ एस 700, क्योंकि क्लियर ओपिनियन होना चाहिए। एनहेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नॉट कंप्लाइड विथ, एंड हेंस इट इज वायोलेशन ऑफ एस। सिंपल। मॉड्यूल में इसका आंसर एप्रोप्रिएट नहीं है, आपको एप्रोप्रिएट बनाना है। एस 700 पे क्यों गए आपको समझ में आया? क्योंकि एस 700 अपने आप में एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लाइड नहीं है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लाइड नहीं है, इसलिए एस 220 का ऑब्जेक्टिव कंप्लाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करनी है। बात खत्म हुई। चलिए आगे बढ़ते। During the audit of FMP Limited, a listed company, engagement partner completed his review and also ensured compliance with independence requirement that applies to the audit engagement. Engagement files were also reviewed by engagement quality control reviewer, except the independent assessment documentation. Engagement partner was of the view that matter related to independence assessment are the responsibility of engagement partner and not of EQCR. Engagement quality control reviewer objected to this and refused to sign off the documentation. Please advise as per SA 220. अरे भाई साहब, one of the objectives of the auditor as per SA 220 क्या है? ऐसे 220 के अंदर अगर मैं बात करूं, देन मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ? एंगेजमेंट पार्टनर, बताओ बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ, उसके बाद बात करें। इंस्टीट्यूट का आंसर तो गया तेल लेने। आप तो पहले ये बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया कि? आओ जरा वापस समझते हैं। Engagement partner completed his reviews and also ensure compliance with independence requirement that apply to the audit engagement. The engagement files were also reviewed by the engagement quality control reviewer except the independence assessment documentation. Okay. Engagement partner of the view that matter related to independence assessment are the responsibility of the engagement partner and not of engagement partner. एक मिनट, व्यू दैट मैटर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट असेसमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड नॉट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. Engagement quality control reviewer objected to this and refused to sign off the documents. Please advise SE 220.
झगड़ा क्या है, कुछ समझ में आया? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्वेश्चन किसने बनाए हैं और आंसर किसने दिए हैं। डेफिनेटली जिसने क्वेश्चन बनाया उसने तो आंसर नहीं बनाए। डेफिनेट सी बात है कि एग्जामिनेशन कमेटी का आंसर बिल्कुल अलग है। ये बोर्ड ऑफ स्टडीज ने जो आंसर बनाया है, ये भगवान ही जाने क्या बनाया। पूछा क्या है? क्या इंडिपेंडेंस का असेसमेंट करना एंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी है? हाँ है, वो तो है ही। क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को इथिकल रिक्वायरमेंट्स देखने की जरूरत है? हाँ, ये लिखा। ये लास्ट वाला पॉइंट। पहली बात तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना चाहिए? तो सर पहली बात तो लिखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू एस 220 एंगेजमेंट पार्टनर को इतना काम करना है। और उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर के बाद EQCR क्या करेगा? तो सर EQCR की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बंधु, ये वाली। EQCR की है और ये एंगेजमेंट पार्टनर की है, और ये दोनों अपने को कंपेयर करके फिर कंक्लूजन निकालना है। अब आप बताओ, आपका मॉड्यूल का आंसर देख लो। इंडिपेंडेंस की बात कर तो ली एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब आप आंसर देख लो। क्या आंसर में दो बातें लिखनी, काम खत्म। आज रात तक मेरे को कॉपी पूरी चाहिए। कुछ भी करो तुम दिन में, मेरे को नहीं मतलब इससे। Mr. Suresh Chan and Company has been appointed as auditor of SC Limited for the financial year 21-22. CA Suresh, one of the partner of Messrs. Subhash Chandra and Company, completed entire routine audit work by 29th March. Unfortunately, on very next morning, while roving towards office, SC Limited signed final audit report. He met a road accident and died. CA Chandra, another partner of Messrs. Chandra and Company, therefore signed the accounts of SC Limited without reviewing the work performed by CA Suresh. State with the reason CA Chandra is right in expressing the opinion. बताओ भैया, क्या करूं? सर, आप सबसे पहले ये देखना है कि एंगेजमेंट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले हमको क्या देखना पड़ता है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। तो ये जो नया ऑडिटर है, नया बंदा है, साइन करने से पहले इतनी चीजें इंश्योर कर ले और साइन कर दे। अगर इतनी चीजें बिना इंश्योर करे साइन करेगा तो ऐसे 220 का वायोलेशन ही कर देगा।
क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू किया था? क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने एप्रोप्रिएट रिपोर्ट बना दी थी? क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देख लिए थे? क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने एप्रोप्रिएट कंक्लूजन लिया था? क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने रिव्यू कर लिए थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशुएंस ऑफ द रिपोर्ट? अगर उसने नहीं किए तो ये करे। पर बिना देखे तो नहीं जाएगी ना कोई भी चीज ऑफिस से। समझ में आया? एप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा ना बाबू, unless and until we will not apply the things in right manner, how can we go ahead? अब आप सब लोगों को 15 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने हैं। 7 मिनट भी एक क्वेश्चन के मान लूं तो 15 × चलो 10 मिनट भी मान लूं तो 150 मिनट तो आप मुझे दे सकते हो यार। 2.5 घंटे अगर आज आपने ऑडिट को दे दिए और ये 15 क्वेश्चन पूरे बना के रख लिए, तो मेरा ख्याल है यूनिट 1 तो आपकी अब दुनिया की कोई ताकत आपको यूनिट 1 में परेशान नहीं कर सकते, बिकॉज जितने इंपॉर्टेंट यूनिट 1 के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ आ गए। हेलो। 15 क्वेश्चन हमने डेजिग्नेट कर रखे थे यूनिट 1 के लिए, वो हमने कर लिए। November 24 के क्वेश्चन पे आना है। चलो भैया आ जाओ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। May 24 का है यार, या November 24 का क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा ये रहा। बोलो। ये लो। STN Associate Chartered Accountant is an upcoming firm, and good professional services are hired by diverse clients for assurance services. While a standing of 7 years in practice, the firm has clients in various industries like healthcare, education, hospitality, manufacturing, and many more. With the increasing assignment, changes in regulatory compliances, and appointment in new personnel, the senior partner of CAT is concerned with the proper functioning of system of quality control within the firm. He want to ensure that the policies and procedure relating to the system of quality control of the firm are complied with properly. CAT suggests that a proper monitoring of quality control shall be the right approach. Discuss the factors that are to be considered by CAT for monitoring the quality control. My dear friend, ये ले भैया, सबसे आखिरी वाला जो मेरा चार्ट था ना, सबसे लास्ट वाला चार्ट जो मेरे हैंड रिटन में दिया हुआ है मैंने, ये रहा, SQC के अंदर। ये रिव्यू था और इससे पहले मॉनिटरिंग भी है और रिव्यू भी है। ये रहा। ये लिखना था मालिक यहाँ। बोलो आप, मॉनिटरिंग करते समय क्या क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग करते समय क्या क्या करना चाहिए? कुछ भी इन हैंड रिटन चार्ट्स के बाहर नहीं। और बोलो ममता, एनीथिंग एल्स? माय डियर फ्रेंड्स, वोट डालो। गॉट इट? अच्छा, बाकी की बातें करते हैं कल। कल क्या करेंगे?
क्वेश्चन वन का बी पार्ट कौन सा क्वेश्चन का? नंबर 24। कारो का ही क्वेश्चन है बेटा ये तो। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ कारो। साफ ही दिया है। कंटेंशन ऑफ सीएफओ, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस कारो। डोंट वरी। चलिए, कल अपन क्या करने वाले हैं? रुको जरा एक मिनट, कल का एजेंडा सेट करने दो, फिर बात करेंगे। कल हमको, आज जाने से पहले कल का एजेंडा सेट कर लो। हमारे स्टडी मॉड्यूल में फाइनल में इंग्लिश मीडियम में एडवांस्ड ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स एप्लीकेबल फॉर मई एग्जाम के मॉड्यूल नंबर 1 के सेकंड नंबर में जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर 240, 250, 260, 299 और 402 5 चीजें आपको पढ़ के रखनी है। मैं ब्रश अप करवा दूंगा पूरी और अपन आगे बढ़ जाएंगे। बट ये 5 चीजें आपको करनी है। तो आज आपका 2 घंटे का तो होमवर्क है और आधे घंटे जो मैंने चार्ट दे रखे हैं उनसे आप एक बार पढ़ लो। अच्छे से लो मत पढ़ो, मैं आधे घंटे पहले पढ़ा दूंगा फिर कर ले। जितना टाइम आपके पास हो वो आप कर। गॉट इट? चलो बाय। अरे रिपब्लिक डे है तो क्या हो गया? पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब थोड़ी रिपब्लिक डे बनेगा, अब तो एग्जाम है। चलिए, तो सुनो सुनो सुनो, कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा ये कहना है। चलो बढ़िया।